दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12वीं शताब्दी के सबसे महान शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिसे हम लोग राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारतीय इतिहास के सबसे महान शासक थे। ये वही शासक है जिन्होंने 17 बार मोहम्मद गोरी को युद्ध में हराया, जिनके रहते मुस्लिम शासक भारत में कभी भी फतेह हासिल नहीं कर पाए, जिन्हें कभी दुश्मन की तलवार छू भी नहीं सकी और जिन्होंने मरते दम तक अपनी दोस्ती निभाई। एक बार तो पृथ्वीराज चौहान ने बिना किसी हथियार की सहायता से ही एक शेर को मार गिराया था। ये भारतीय इतिहास के सबसे अंतिम हिंदू सम्राट थे, क्योंकि इनके बाद भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो चुकी थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीएम लाइब्रेरी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्ट्री से जुड़े फैक्ट्स मिलते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वीराज का जन्म 1149 में हुआ था। ये अजमेर के शासक राजा समेश्वर और महारानी कृपला देवी के बेटे थे। उनकी मां कृपला देवी दिल्ली के शासक अग्निपाल की इकलौती बेटी थी। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद साहसी, वीर, बहादुर तथा पराक्रमी योद्धा थे। उनके इन्हीं गुणों को देखते हुए उनके नाना अग्निपाल ने उन्हें दिल्ली का उत्तराधिकारी बनाया। पृथ्वीराज के जन्म से ही उनकी मृत्यु को लेकर राजा समेश्वर के दरबार पर साजिश चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपने दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम कर दिया और अपने कार्य पथ पर आगे बढ़ते रहे। पृथ्वीराज चौहान राजघराने में पैदा हुए थे, इसलिए इनका पालन पोषण बड़े ही सुख सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण में हुआ था। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बड़े साहसी, वीर, बहादुर एवं पराक्रमी योद्धा थे और साथ ही वे संगीत कला और चित्र बनाने में भी पारंगत थे। और इन सब के अलावा पृथ्वीराज चौहान में एक गुण और था, और वो था शब्द भेदी बाण चलाना, जिसमें वे बिना देखे केवल आवाज की सहायता से ही सटीक निशाना लगा लेते थे। बचपन से ही चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के सबसे अच्छे मित्र थे, जो उनका एक भाई की तरह ख्याल रखते थे। वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान रसों की रचना की थी। जब पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष के हुए तब उनके पिता एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसके पश्चात वे अजमेर के राज सिंहासन पर बैठे और राज्य और प्रजा के लिए अनेकों अच्छे कार्य किए। फिर 1166 में उनके नाना अग्निपाल की मृत्यु हुई। तब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे और कुशलता पूर्वक उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली। जब वे दिल्ली के शासक बने, उन्होंने दिल्ली में राय पिथौरा का निर्माण करवाया, जिन्हें हम सभी लोग पुराने किले के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई सैन्य अभियान चलाए। पृथ्वीराज चौहान ने महज 13 वर्ष की आयु में गुजरात के शासक भीमदेव को युद्ध में हराया। पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना में 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक शामिल थे, जिसमें ज्यादातर घुड़सवार थे, और ये सेना काफी संगठित थी, जिसकी सहायता से वे युद्ध तो जीतते ही और अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया करते। पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की प्रेम की कहानी की मिसाल आज भी दी जाती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिले बिना ही एक दूसरे की तस्वीर देखकर ही मोहित हो जाते। पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से हर जगह फैले हुए थे। इन्हीं किस्सों से ही रानी संयोगिता के मन में पृथ्वीराज चौहान के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न हो गई। परंतु यह बात जब उनके पिता कन्नौज के शासक राजा जयचंद्र को पता चली, तब उन्हें अत्यंत क्रोध आया, क्योंकि वह पृथ्वीराज चौहान की वीरता और सफलता से घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें देश भर के कई छोटे बड़े राजाओं को निमंत्रण भेजा गया और पृथ्वीराज चौहान को नहीं। और उन्हें अपमानित करने के लिए जयचंद्र ने द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा बनवाई। जब ये बात चौहान जी को पता चली, तब उन्होंने स्वयंवर में गए और संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाकर वहां पर बैठे सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए राजधानी दिल्ली लौट गए। इस घटना के बाद पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद्र के बीच शत्रुता की खाई और गहरी हो गई। पृथ्वीराज चौहान निरंतर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। जैसे जैसे वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, वैसे वैसे अपनी सैन्य ताकत में भी इजाफा कर रहे थे। अब उन्होंने अपना साम्राज्य पंजाब में भी स्थापित करने के बारे में सोचा, परंतु उस वक्त वहां पर एक अफगान सेनापति मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी था और पृथ्वीराज चौहान को अपनी जनता पंजाब में स्थापित करने के लिए उसे हराना जरूरी था। वहीं मोहम्मद गोरी भी दिल्ली पर अपने सत्ता कायम करना चाहता था। उसकी नज़र शुरू से ही भारत के धन संपदा पर थी, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विशाल सेना के साथ मोहम्मद गोरी पर आक्रमण कर दिया। इस हमले के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सारा
सारा हिंद किले तक अपना राज्य स्थापित कर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार युद्ध में हराया, परंतु इसके बावजूद वे मोहम्मद गोरी को क्षमा कर देते थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान वीर और साहसी के साथ साथ अत्यंत दयालु भी थे। वहीं पृथ्वीराज चौहान से इतनी बार हारने के बाद मोहम्मद गोरी का मन प्रतिशोध से भर गया था, परंतु जब इस शत्रुता की भनक कन्नौज के शासक जयचंद्र को पता चली, तब उन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने का षड्यंत्र रचा और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, जिसके बाद मोहम्मद गोरी उन्हें अपने साथ बंधक बनाकर अपने राज्य गजनी ले गए और साथ ही उनके मित्र चंद्रबरदाई को भी ले गए। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कई शारीरिक याचनाएं दी और इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मुस्लिम बनने के लिए भी प्रताड़ित किया। काफी याचनाएं सहने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान वीर पुरुष की तरह डटे रहे और मोहम्मद गोरी की आंखों में आंखें डालकर अभिमान और आत्मविश्वास के साथ देखते रहे। यह देखकर मोहम्मद गोरी काफी भड़क गया और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को आदेश दिया कि अपनी आंखें नीचे कर लो, परंतु इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म सलाखों से जलाने का आदेश दिया और इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान पर कई जुल्म किए और अंत में पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने का फैसला किया। पर जान से मारने से पहले पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेद बाण चलाने में महारत हासिल थी। यह बात जब मोहम्मद गोरी तक पहुंची तो गोरी ने कला प्रदर्शन के लिए कहा। जहां पृथ्वीराज चौहान कला प्रदर्शन करने वाले थे, वहीं पे मोहम्मद गोरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रबरदाई ने योजना बनाई गोरी को मृत्यु के घाट उतारने के लिए। जब पृथ्वीराज चौहान शब्द भेद बाण कला का प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं उसी सभा में बंधक के रूप में चंद्रबरदाई भी मौजूद थे। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी की दूरी और पता के बारे में बताया। इन दोहों को समझकर मोहम्मद गोरी के दरबार में ही पृथ्वीराज चौहान ने उसकी हत्या कर दी। पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रबरदाई ने दुश्मनों की दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे की हत्या कर दी और अपने प्राण त्याग दिए। वहीं राजकुमारी संयोगिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी अपने पति के वियोग में प्राण त्याग दिए। पृथ्वीराज चौहान जैसे वीरों के बारे में आपको इसलिए जानना चाहिए क्योंकि हमारे इतिहास को पिछले कुछ वर्षों में बदला गया और आज का युवा इन वीरों को भुलाता जा रहा है और गलत मार्ग पर चल रहा है। हमारा इतिहास हमें अनेकों चीजें सिखाता है और यह वीर कथाएं आपको बताने से मुझे फर्क पड़ता है, जिन्होंने भारतवर्ष और हिंदुत्व को बचाने के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके बारे में आज के युवा को जरूर पता होना चाहिए।